ये कहानी शुरू होती है सितंबर 1939 में वारसा पोलैंड में, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो रही थी। हम मिलते हैं व्लादिस्लाव स्पीलमैन से, जो एक पियानिस्ट था और लोकल रेडियो स्टेशन में काम करता था। जर्मन आर्मी ने पोलिश आर्मी को सिर्फ 3 वीक्स में हरा दिया था और अचानक से रेडियो स्टेशन जहां स्पीलमैन पियानो बजा रहा था, वो बम ब्लास्ट से हिट हो जाता है। घबराकर सारे वर्कर्स बिल्डिंग से भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। बाहर जाते वक्त स्पीलमैन अपने दोस्त यूरेक से मिलता है, जो उसे अपनी बहन डोरोटा से मिलवाता है। डोरोटा कहती है कि उसे स्पीलमैन का पियानो बजाने का तरीका बहुत पसंद है और स्पीलमैन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बाद में जब स्पीलमैन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स, भाई और 2 बहनें अपना सामान पैक कर रहे हैं पोलैंड छोड़ने के लिए। जब वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि पोलैंड छोड़ सकते हैं या नहीं, तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि यूके और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर पूरी फैमिली खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे ही अलाइज जर्मनी से लड़ेंगी तो वॉर खत्म हो जाएगी। इसलिए वो लोग वहां रुकने का फैसला लेते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली चीजें बिल्कुल वैसे नहीं हुई जैसे फैमिली ने सोचा था। वारसा में ज्यूज के लिए हालात बहुत खराब होने लगी। जर्मन नाजिज ने जगह पे अटैक कर दिया और उन पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए। ज्यूज को 2000 जेलट से ज्यादा रखने की परमिशन नहीं थी, फुटपाथ पे चलने की परमिशन नहीं थी, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की भी परमिशन नहीं थी, और सबसे बुरा ये कि जब भी वो बाहर जाते तो उन्हें अपने कोट पे एक बड़ा सिंबल पहनना पड़ता था। बाद में स्पीलमैन डोरोटा से मिलता है, जो उसके साथ वारसा में घूमती है और देखती है कि ज्यूज के साथ कितने बुरे जालिम हो रहे हैं। जो दुकानें पहले उनसे अच्छे से बात करती थीं, वो अब उन्हें अंदर आने से मना कर रही थी। 2 नाजी ऑफिसर्स ने तो स्पीलमैन के फादर को म्युनिसिपल फुटपाथ से चलते हुए रोक दिया, और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो एक ऑफिसर ने उनके चेहरे पे पंच मार दिया। हालात और भी ज्यादा खराब हो गए जब जूइश फैमिलीज को फोर्स किया गया कि वो एक नए डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो जाएं, जो नाजिज ने बनाया था। ये डिस्ट्रिक्ट बाकी शहर से दीवारों से अलग किया जाने वाला था। स्पीलमैन की फैमिली, जो पहले बहुत अमीर थी, वो अब बहुत गरीबी में आ गई, मगर फिर भी वो बहुत सारे दूसरे जूस से बेहतर हालात में थे, उस भीड़ भाड़ वाले, भूखे और बीमार लोगों से भरे घेटों में। स्पीलमैन और उसका भाई हेनरिक मजबूर हो गए कि बुक्स बेचकर अपने फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाएं, मगर सैडली किसी को भी बुक्स खरीदने में इंटरेस्ट नहीं था। अगले सीन में एक जूइश पुलिस ऑफिसर, जो हेनरिक का दोस्त था, हेलर नाम का, स्पीलमैन के घर आता है और बताता है कि वो लोग जूइश आर्मी ज्वाइन कर लें ताकि अपनी फैमिली को मुश्किलों से बचा सकें। मगर हेनरी मना कर देता है, कहते हुए कि वो अपने ही लोगों को मार नहीं सकता और उनके साथ रूडली बिहेव नहीं कर सकता। स्पीलमैन भी उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है, कहते हुए कि उसका अपना काम है। बाद में स्पीलमैन को एक घेटो रेस्टोरेंट में पियानो बजाते हुए देखा जा सकता है, जहां अमीर जूज इकट्ठे होते थे। मीनवाइल घेटो में लिविंग कंडीशंस और ज्यादा डिटेरियोरेट होती जा रही थी और हर रोज बहुत सारे जूज मर रहे थे, बीमारियों से, भूख से और जर्मन सोल्जर्स की रैंडम वायलेंस से। स्पीलमैन अपने काम से खुश नहीं था और अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता था। काम के बाद वो अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है, जो इल्लीगल न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करता था ताकि नाजिज के खिलाफ रिवोल्ट किया जा सके, मगर उसका दोस्त उसे अपने साथ लेने से मना कर देता है, कहते हुए कि म्यूजिशियंस रिवोल्ट करने और लोगों के लिए बोलने में बहुत बुरे होते हैं। वापस घर जाते वक्त स्पीलमैन एक लड़के को बचाने की कोशिश करता है, जो नाजी सोल्जर से पिट रहा था जब वो बैरियर वॉल के नीचे से भागने की कोशिश कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो छोटा लड़का बेहोश हो जाता है, लेकिन स्पीलमैन उससे दूसरी तरफ खींच कर ले जाने में सक्सेसफुल हो जाता है। रात को जब स्पीलमैन की फैमिली डिनर कर रही होती है, तभी वो देखते हैं जर्मन सोल्जर्स एक घर में घुस रहे हैं, रोड के उस पार, और एक फैमिली को पकड़ रहे हैं। सोल्जर्स का हेड उस फैमिली से कहता है कि वो उन्हें ग्रीट करें, लेकिन जब फैमिली का सबसे बड़ा आदमी, जो व्हील चेयर में बैठा था, खड़ा नहीं होता, तो सोल्जर्स उसे उठाते हैं और बालकनी से नीचे फेंक देते हैं। बाकी फैमिली मेंबर्स को रोड पे ले जाया जाता है और गोली मार दी जाती है। जो लोग इंजर्ड थे उन्हें जीप से कुचल कर मार दिया जाता है। स्पीलमैन की फैमिली ये सब देखकर बहुत डर जाती है और डिस्टर्ब हो जाती है। अगले सीन में हेनरिक को पुलिस कस्टडी से निकालते वक्त स्पीलमैन को पता चलता है कि उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी ताकि उनकी फैमिली को लेबर कैंप में ट्रांसफर होने से बचा सके। स्पीलमैन अपने दोस्त यहूदा से कहता है, जो फिर मजोरक नाम के एक एक्स सोल्जर से कहता है कि वो स्पीलमैन की हेल्प करे सर्टिफिकेट्स में। बाद में मजोरक स्पीलमैन के फादर को एक क्लोथिंग फैक्ट्री से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिलवाने में हेल्प करता है। सर्टिफिकेट होने के बावजूद मार्च 1942 में फैमिली को अपना घर छोड़ना पड़ता है और वो दूसरे ज्यूज के साथ फैक्ट्री वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दी जाती है। सैडली एक दिन फैमिली को चूज किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजने के लिए। बाकी फैमिली को उम्शलाग प्लात्स ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रांसपोर्ट का वेट करने के लिए, जबकि हेनरिक और हलीना को जर्मन सोल्जर्स अलग ले जाते हैं। अगले दिन जब फैमिली ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो हलीना और हेनरिक भी वहां आ जाते हैं और
फैमिली रीयूनाइट हो जाती है। फादर फैमिली के आखिरी 20 जेलोट्स लेकर एक कैंडी खरीदता है। फिर वो कैंडी को 6 छोटे पीसेस में काटकर हर फैमिली मेंबर को देता है। जल्दी ही ट्रांसपोर्ट ट्रेन आती है और सारे ज्यूइश फैमिलीज को ट्रेन में चढ़ने को कहा जाता है। जब स्पीलमैन अपनी फैमिली के साथ ट्रेन की तरफ चल रहा होता है, तभी हेलर उसे क्यू से बाहर खींच लेता है और कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए। स्पीलमैन समझ नहीं पाता और अपनी फैमिली के साथ रहने की बहुत कोशिश करता है, मगर हेलर उससे भागने को कहता है क्योंकि उसने अभी उसकी जान बचाई है। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से स्पीलमैन रिलक्टेंटली भाग जाता है, जबकि उसकी बाकी फैमिली ट्रेन में चढ़कर चली जाती है। उसके बाद वो यहूदा से मिलने जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी फैमिली को अपने घर के बाहर मरा हुआ पाता है। फिर वो उस रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ वो पहले काम करता था और उसे खाली देखकर सैड हो जाता है। अचानक जब स्पीलमैन वापस जाने वाला होता है, तभी उसका बॉस बेनेक उसे अपनी हाइडिंग प्लेस से बुलाता है और अंदर आने को कहता है। वो फिर कहता है कि उन्हें वहाँ कुछ दिनों के लिए छुपना होगा, जब तक उसका एक सोल्जर दोस्त आए और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करे। बाद में बेनेक और स्पीलमैन उन 10% ज्यूज में मिक्स हो जाते हैं जो घेटों में बचे हुए थे। उन्हें काम दिया जाता है घेटों की ब्रिक वॉल्स तोड़ने का और नए नॉन जूइश लोगों के लिए अपार्टमेंट होम्स बनाना का। जब ज्यूज को क्रूअल कंडीशंस में वॉल्स रीबिल्ड करने पे मजबूर किया जा रहा था, तभी स्पीलमैन को अचानक अपनी पुरानी दोस्त जनीना गोडलेब्स का नजर आती है, लेकिन वो जल्दी से भीड़ में खो जाती है। अगले सीन में जब स्पीलमैन को पता चलता है कि कुछ ज्यूज नाजिस के खिलाफ रिवोल्ट प्लान कर रहे हैं, तो वो उन्हें घेटों में वेपनरी लाने में हेल्प करता है। अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो ब्रिक्स उठाते वक्त उन्हें गिरा देता है और एक नाजी कमांडर उसे क्रूअली पीटता है। उसे फिर एक नया काम दिया जाता है, बिल्डिंग सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट करने का एम्प्लॉइज को। वहाँ भी वो वेपन्स और पोटैटो सैक्स स्मगल करने में हेल्प करता है, जो रेजिस्टेंस फाइटर्स को वॉल के दूसरी तरफ दिए जाने थे। एक दिन स्पीलमैन ऑलमोस्ट एक जर्मन ऑफिसर के हाथ पकड़ा जाने वाला था, जिसे शक था कि वो बीन्स की सैक में कुछ छुपा रहा है। इस नियर मिस के बाद वो भागने का फैसला करता है और बड़े शहर में अपना चांस ट्राई करता है जनीना को ढूंढते हुए। मजोरक की हेल्प से स्पीलमैन लेबर कैंप से निकलने और जनीना और उसके हस्बैंड को ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाता है, जो उसका वार्मली स्वागत करते हैं। स्पीलमैन को खाना और कपड़े देने के बाद जनीना का हस्बैंड उसे अपने केयर टेकर गेब्जिंस्की के पास ले जाता है, जो स्पीलमैन को एक रात के लिए हाइडिंग स्पॉट प्रोवाइड करता है। अगले दिन गेब्जिंस्की स्पीलमैन को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, घेडो वॉल के पास, जहां वो स्मगल्ड फूड पे सरवाइव कर सकता है। मगर गेब्जिंस्की मेंशन करता है कि उससे चुप रहना होगा, क्योंकि बिल्डिंग में बहुत सारे नॉन जूज भी रहते हैं जो सोचते हैं कि ये फ्लैट खाली है। अपार्टमेंट से स्पीलमैन जूइश घेटो रिबेलियन का एक हिस्सा देखता है, जो अप्रैल मई 1943 में हुआ था, जिसके लिए उसने गन्स स्मगल करने में हेल्प की थी। कुछ दिनों बाद वो फिर से रिवोल्ट देखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सप्रेस हो रहा था और सपोर्टर्स को नाजी सोल्जर्स मार रहे थे। अगले सीन में गेब्जिंस्की अपार्टमेंट पे आता है और स्पीलमैन को कहता है कि वो वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि नाजी सोल्जर्स किसी भी वक्त आ सकते हैं। स्पीलमैन मगर वहाँ रुकने का फैसला करता है, क्योंकि वो अंदर सेफ फील कर रहा था। गेब्जिंस्की उसे इमरजेंसी के लिए एक एड्रेस देता है और चला जाता है, स्पीलमैन को स्ट्रांगली एडवाइस करते हुए कि वो नाजीज के हाथ जिंदा पकड़ा न जाए। कुछ महीने गुजर जाते हैं और स्पीलमैन अभी भी उसी फ्लैट में रह रहा है। एक दिन वो खाना ढूंढने में बहुत सारी प्लेट्स तोड़ देता है। जोर की आवाज से उसका कवर ब्लो हो जाता है और वो अपार्टमेंट से भागने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि एक गुस्से में आई नॉन जूइश वुमन को शक हो जाता है कि वो जूइश है। सक्सेसफुली अपार्टमेंट से एस्केप करने के बाद स्पीलमैन उस इमरजेंसी एड्रेस पे जाता है जो गेब्जिंस्की ने उसे दिया था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो अनएक्सपेक्टेडली डोरोटा से टकरा जाता है, जो अब मैरिड है और प्रेग्नेंट भी है। स्पीलमैन उसके भाई के बारे में पूछता है और वो जवाब देती है कि वो मर गया। डोरोटा का हस्बैंड आने के बाद स्पीलमैन को कुछ खाना दिया जाता है और फिर एक और अबेंडेंड अपार्टमेंट में छुपा दिया जाता है। वहाँ एक पियानो भी है, मगर स्पीलमैन को उसे बजाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसे चुप रहना है। शुरू के दिनों में उसे उसके नए केयरटेकर शालाज द्वारा प्रॉपरली खाना दिया जाता है, मगर कुछ हफ्तों बाद वो केयरलेस हो जाता है और खाना देना बंद कर देता है। रिजल्ट में स्पीलमैन जॉन्डिस से सफर करता है और इनक्रेडिबली वीक हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद डोरोटा और उसका हस्बैंड उसे विजिट करने आते हैं और देखते हैं कि वो सिवियरली इल है। जल्दी से वो एक डॉक्टर को बुलवाते हैं, जो स्पीलमैन की फुल बॉडी चेकअप करता है और उसे रेस्ट लेने को कहता है। अगले सीन में स्पीलमैन अपनी पावर वापस पाता है और 1944 वारसा रिवोल्ट देखता है, जिसमें पोलिश लोग अपने सिटी पे वापस कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। जल्दी ही जर्मन्स बिल्डिंग पे अटैक करते हैं और उसे वहां से जाने पे मजबूर कर देते हैं। पोल्स को उम्मीद थी कि आने वाली सोवियत रेड आर्मी उनकी हेल्प करेगी, मगर सैडली रशियंस नहीं आए, जिससे जर्मन्स ने अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया और वारसा की पूरी पॉपुलेशन को एक्सपेल कर दिया। स्पीलमैन एक अबेंडेंड हॉस्पिटल में रिफ्यूज लेता है, अपनी लास्ट हाइडिंग के सामने वाली स्ट्रीट पे। बाद में वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और वॉल के ऊपर से वापस घेटों में कूद जाता है, जो अब एक अबेंडेंड लोनली वेस्टलैंड बन चुका था, ब्रिक्स और डेब्री का। क्योंकि जर्मन
जर्मन्स ने वारसा को आग लगाने का फैसला कर लिया था, इसलिए स्पीलमैन वहां छुपता है, जले हुए बिल्डिंग्स में खाना ढूंढता हुआ और शेल्टर लेते हुए, जब तक कि एक रात वो एक नाजी ऑफिसर के हाथ पकड़ा नहीं जाता, जिसका नाम था कैप्टन विल्म होसेनफेल्ड। डर कर स्पीलमैन उससे स्पेयर करने को कहता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल पियानिस्ट है। जब कैप्टन उसे प्रूव करने को कहता है तो स्पीलमैन सालों बाद पहली बार पियानो पे एक खूबसूरत गाना बजाता है। होसेनफेल्ड स्पीलमैन के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो उसे एटिक में छुपने में हेल्प करता है। वो उसे रेगुलर फूड भी सप्लाई करता है, उसे जिंदा रखने की कोशिश में। जब रशियन आर्मी फाइनली वारसा के पास आती है तो होसेनफेल्ड और उसके एम्प्लॉइज को रेजिडेंट्स छोड़ने पे मजबूर होना पड़ता है। स्पीलमैन को होसेनफेल्ड से लास्ट डिलीवरी ऑफ सप्लाईज मिलती है और उसका ओवरकोट भी। वो स्पीलमैन के सरनेम के बारे में पूछता है, जो स्पीलमैन जैसा लगता है, यानी जर्मन वर्ड फॉर पियानिस्ट। होसेनफेल्ड कहता है कि वो रेडियो पे स्पीलमैन को सुनेगा और जाने से पहले वो इन्फॉर्म करता है स्पीलमैन को कि उसे अब सिर्फ कुछ दिन और डर में जीना है, क्योंकि रेड आर्मी जल्दी ही वारसा को कॉन्कर कर लेगी। कुछ दिनों बाद स्पीलमैन पोलिश पार्टिसंस को देखता है और खुशी में बाहर चला जाता है अपने कॉमरेड्स को ग्रीट करने। वो लोग गलती से सोचते हैं कि वो जर्मन है। उसका कोट देखकर जो होसेनफेल्ड ने दिया था और उसे शूट करने की कोशिश करते हैं। लकीली जब वो सरेंडर करता है और आगे आता है तो ऑफिसर्स उसे पॉलिश सिटीजन के रूप में पहचान लेते हैं और फायरिंग रोक देते हैं। सीन फिर फास्ट फॉरवर्ड होता है कुछ महीने बाद, जहां होसेनफेल्ड एक गरीबी से भरे रशियन POW कैंप में डिटेनीज में से एक है। पास में पॉलिश ज्यूज का एक ग्रुप अभी लिबरेट हुआ है और जब होसेनफेल्ड को पता चलता है कि उनमें से एक म्यूजिशियन है तो वो फेंस के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने स्पीलमैन की हेल्प की थी। वो फिर उससे कहता है कि वो स्पीलमैन को कन्विंस करे कि वो फेवर वापस करे, उससे पहले कि एक रशियन सोल्जर उसे वापस नीचे ग्राउंड पे डाल दे। कुछ दिनों बाद पॉलिश म्यूजिशियन स्पीलमैन को उस जगह ले आता है जहां होसेनफेल्ड को रखा गया था। सैडली जब वो पहुंचते हैं तो पूरा कैंप रीलोकेट हो चुका था बिना किसी ट्रेस के। अपने दोस्त की हेल्प ना कर पाने की वजह से स्पीलमैन रेडियो स्टेशन वापस जाता है पियानो बजाने। मूवी के लास्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि होसेनफेल्ड 1952 में सोवियत प्रिजन में मर गया और स्पीलमैन 88 साल जिया और 2000 में पोलैंड में उसकी डेथ हो गई। मूवी खत्म होती है व्लादिस्लाव स्पीलमैन को खुशी से शोपेन पोलोनाइज ब्रिलियंटे परफॉर्म करते हुए एक फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे और भी जबरदस्त मूवी रिकैप्स लाते रहते हैं और लाइक बटन जरूर दबाना ताकि हमारी हेल्प हो सके। कमेंट में बताएं अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फेवरेट मूवी को रिकैप करें।